हेलो एवरीवन। होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपने लेक्चर नंबर 1 जो आइज़र 200 का हमने यस्टरडे डिस्कस किया था आपने वो देख लिया होगा, क्योंकि उस लेक्चर की बेस के ऊपर आज हम अपने पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। इस पास पेपर की सीरीज में हम ये सीखेंगे कैसे किस तरीके से हमने एक प्रॉपर आंसर ड्राफ्ट करना है जो केस स्टडी के साथ लिंक करेगा। आज के पास पेपर के लेक्चर के बाद जब हम आइसर 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि आप खुद से एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर सकेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा आज के सेशन में, बाकी क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे और उसके बाद मेरे आंसर से आप कंपेयर कर सकेंगे। अच्छा, जो हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, आइजा 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, उसके अंदर हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया था कंप्लीट ऑडिट ट्रेल का। आज से हम जो है प्रॉपर आइजा यानी कि प्रॉपर ऑडिट के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो लेक्चर होगा वो आइजा 210 होगा, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। अगर आप इस टॉपिक के नाम पे फोकस करें तो ये एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट मतलब वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसकी बेस के ऊपर ऑडिटर और क्लाइंट कुछ मैटर्स डिस्कस करते हैं ताकि ऑडिट को एक्सेप्ट किया जाए या एक्सेप्ट नहीं किया जाए। उससे पहले स्टार्ट करते हैं आइजा वाइज पास्ट पेपर्स ऑफ आइजा 210 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। बिफोर स्टार्टिंग द पास्ट पेपर क्वेश्चंस लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द आइजा 200। अगर आपको याद हो, आइजा 200 के अंदर हमने स्टार्ट किया था ऑडिट क्या है। तो ऑडिट मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जिसके अंदर ऑडिट होता है और रिव्यू होता है। रिव्यू क्या है, इसके प्रॉपर अलग से स्टैंडर्ड हैं। जब हम ऑडिट के स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे तब हम रिव्यू के स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। फॉर द टाइम भी हम सिर्फ ऑडिट के स्टैंडर्ड्स पे फोकस करेंगे। अब बात करते हैं ऑडिट क्या है। अगर हम एज अ ले मैन लैंग्वेज के अंदर बात करें तो ऑडिट का मतलब है टू वेरीफाई, टू चेक दी रिकॉर्ड्स। कौन से रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड्स? तो रिकॉर्ड हमारे पास जो होंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक इंफॉर्मेशन होती है जिसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप पीएनएल कहते हैं। एलिमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप बैलेंस शीट कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। एलिमेंट नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और लास्ट एलिमेंट जो है वो है नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये 5 कंपोनेंट जो है, 5 एलिमेंट जो है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। हम ऑडिटर इन्हीं का ऑडिट करते हैं। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, वो अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। उसके ऊपर ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देता है, क्या करता है, वो सब बात की बात है। बट आपको ये समझना जरूरी है कि ये ऑडिट के अंदर नहीं आती। इसके ऊपर जो ओपिनियन होगा वो अलग होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ऑडिट हम किस चीज का करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हैं। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। व्हाट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस? इट्स अ हाई लेवल बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। देखो यहां बात हो रही है हाई लेवल मतलब 99% तक हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट 100% नहीं हो सकती। अब 100% क्यों नहीं हो सकती? याद करो, मैंने कहा था इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, जिसका मैंने कहा था आपको याद करनी है ये 4 से 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या थी? टाइम कॉस्ट की वजह से हम 100% ऑडिट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हो जिसकी वजह से हम प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा, तो हम जो है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं और उसके ऊपर हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। एब्सोल्यूट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। अब जब रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर दी, रीजनेबल एश्योरेंस किस बेस के ऊपर प्रोवाइड करते हैं? ऑडिटर और प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, प्रोसीजर्स की बेस के ऊपर ऑडिटर के पास एविडेंस आते हैं। अब या तो एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होगा या तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अगर तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है तो ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा? ऑडिटर क्लीन ओपिनियन देगा। क्लीन मतलब अनमॉडिफाइड। ओपिनियन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के ओपिनियन होते हैं। कौन कौन से? अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड के अंदर जो है फर्दर 3 टाइप्स हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। अब ये जो ओपिनियन है ये डिवाइड होते हैं स्कोप लिमिटेशन के अंदर और मिस स्टेटमेंट के अंदर। स्कोप लिमिटेशन क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया, या तो ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा, अगर तो है तो यहां कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं है तो ऑडिटर अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन ओपिनियन देगा। अगर तो ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है तो इधर स्कोप लिमिटेशन है। अब ये देखना पड़ेगा कि स्कोप लिमिटेशन का इम्पैक्ट मटीरियल है या इममटीरियल। अगर तो इम्पैक्ट मटीरियल है तो कौन सा ओपिनियन ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड। अगर तो इम्पैक्ट मटीरियल और परवेजिव है मतलब मटीरियल से ज्यादा है, मटीरियल से ज्यादा मतलब लेट से ऑडिटर के पास मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एविडेंस नहीं है, तो अब ये बड़ा इंपैक्ट है, बिगर इंपैक्ट है, तो परवेजिव है। इस केस के अंदर ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर ऑडिटर के पास 2 चीजें होती हैं, या तो विड्रॉ कर जाए या फिर डिस्क्लेमर दे दे। विड्रॉल कब करता है? जब प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल चांसेस हो, अदरवाइज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। ये तो बात हो गई स्कोप लिमिटेशन की। दूसरी चीज जो होती है जिसकी वजह से ओपिनियन
डिफाइन होता है वो होती है मिस स्टेटमेंट। याद है मिस स्टेटमेंट? कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी गलती जो किसी फ्रॉड या एरर की वजह से हुई हो। अब मिस स्टेटमेंट किस वजह से होगी? या तो एरर होगा या तो फ्रॉड होगा। अगर तो मिस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट जो है मटीरियल है और मैनेजमेंट उसको करेक्ट नहीं कर रही, तो अगेन यहाँ ओपिनियन चेंज होगा, मतलब ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। अगर तो मैनेजमेंट ने चेंज कर दी तो इसका मतलब यहाँ कोई मिस स्टेटमेंट है ही नहीं। अगर मिस स्टेटमेंट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है, तो क्लीन ओपिनियन जाएगा। अब मिस स्टेटमेंट का जो इंपैक्ट है वो मटेरियल प्लस परवेजिव है। मतलब अब मिस स्टेटमेंट सिर्फ एक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट है, तो ये परवेजिव हो गया। अब कौन सा ओपिनियन ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा? अगर तो इंपैक्ट परवेजिव है तो ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देगा। अगर तो इंपैक्ट परवेजिव है तो ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देगा। यहां हमारी ओपिनियन की डिस्कशन भी कवर हो गई। इसके बाद हमने तीन एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट पढ़े थे, जो मैंने कहा था थ्री पिलर्स ऑफ ऑडिटिंग। अगर एक भी पिलर ना हुआ तो आपकी बिल्डिंग डिमोलिश और कोलैप्स हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी ऑडिट के अंदर ये तीन प्रिंसिपल्स नहीं हुए तो वो प्रॉपर ऑडिट हो ही नहीं सकता। उसके अंदर नंबर वन था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैंने आपको कहा था कि आपके पास एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, आप हर एक इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन कर सको। अगर आपको याद हो, मैंने एक परचेज किलर की एग्जांपल भी दी थी। दूसरा प्रिंसिपल है प्रोफेशनल जजमेंट। आपके पास एक लेवल ऑफ जजमेंट होनी चाहिए, आपके पास एक सोचने समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट ने जो कह दिया आपने कहा हाँ यस 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 है, मैनेजमेंट ने कहा दिन है आपने कहा दिन है, मैनेजमेंट ने कहा रात है तो आपने कहा रात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको एक लेवल ऑफ जजमेंट यूज करनी है कि मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी प्रोसीजर्स, जो भी एविडेंस दिए हैं, क्या वो ठीक हैं या नहीं है। लास्ट प्रिंसिपल जो था वो था इंडिपेंडेंस। आप और क्लाइंट के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप ना हो, आइदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। अगर तो इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो ऑडिट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं रहेगा। तो इन तीन प्रिंसिपल्स का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत जगह ये टेस्ट करता है। इसके बाद हमने एथिकल इश्यूज के ऊपर बात की थी, जिसके अंदर मैंने आपको 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए थे: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी का मैंने कहा था कि आप जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ें बताएंगे वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मैंने आपको कहा था कि जो भी डिसीजन लोगे वो अनबाइस्ड डिसीजन होंगे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का बताया था कि आपको अप टू डेट रहना है, आपको जो भी काम करना है वो ड्यू केयर के साथ करना है। अगर तो नहीं किया तो आपके ऊपर प्रोफेशनल लाइबिलिटी आ जाएगी। यहाँ आपको फाइन और पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, अगर तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी इंपोज हो गई तो। इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी का मैंने आपको कहा था कि आपको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। लास्ट जो थी वो था प्रोफेशनल बिहेवियर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। इसके बाद हमने बात करी थी ISQM 1 एंड आइजा 220 रिवाइज्ड क्वालिटी मैनेजमेंट की। ISQM 1 हमें बताता है कि फर्म के पास एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? लेट से एक चेक एंड बैलेंस का प्रोसीजर होना चाहिए। जैसे आपके घर के अंदर एक चेक एंड बैलेंस होगा कि आप रात इतने बजे घर के अंदर आ जाओगे, सुबह इतने बजे आपने ये करना है। एक प्रॉपर स्केड्यूल होगा, एक टाइम टेबल होगा, जो आपके घर के बड़ों ने पॉलिसीज सेट करी होंगी, ताकि आप लोगों की जो लाइफ हो वो एक डिसिप्लिन लाइफ हो, एक बैलेंस लाइफ हो। इसी तरीके से ऑडिटर के लिए फर्म एक 8 फैक्टर का सिस्टम क्वालिटी मैनेजमेंट तैयार करती है, जो हर ऑडिटर को, हर फर्म के बंदे को कंप्लाई करना होता है। आइजा 220 रिवाइज हमें बताता है कि एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंगेजमेंट पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी थ्रू आउट दी ऑडिट। वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करेंगे एक एंगेजमेंट के अंदर। इसके बाद जो है हमने, अगर आपको याद हो, रिस्क के ऊपर डिस्कशन करी थी। रिस्क का मैंने आपको बताया था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है? जिसके अंदर दो रिस्क होते हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? जिसकी नेचर ही रिस्की हो, जिसके अंदर एस्टिमेट, जजमेंट, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हो। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? जहां कंट्रोल की वीकनेस हो, मतलब कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ही बंदा एक से ज्यादा काम कर रहा है, तो वहां लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। अब एक रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दो रिस्क हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। अब बात करते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क जब होता है जब रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क आ जाए, मतलब दो रिस्क ROMM वाले ऑलरेडी होंगे, एक एडिशनल रिस्क आ जाएगा, डिटेक्शन रिस्क।
डिटेक्शन रिस्क अराइज होता है जब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर सही से परफॉर्म ना कर सके। और उसकी क्या रीजंस होती हैं, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, मैनेजमेंट की तरफ से कोई रुकावट आ रही है, या कोई ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसकी वजह से ऑडिटर के पास एविडेंस नहीं है, या ऑडिटर प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सका। अगर तो प्रोसीजर्स ही परफॉर्म नहीं कर सके तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने इस पर कुछ काम किया है। तो ये डिटेक्शन रिस्क को अराइज करता है। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क इक्वल्स टू ऑडिट रिस्क। आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना है इन फ्यूचर लेक्चर्स। तो यहाँ रिस्क की डिस्कशन भी कवर हुई। इसके बाद हमने जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था वो हमारा था, अगर आपको याद हो, कंडक्ट ऑफ आइजा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको आइजा की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है ऑडिट के वक्त। अगर तो आप अपनी रिपोर्ट के अंदर ये लिखते हो कि मैंने हर एक चीज आइजा के हिसाब से करी है, तो जब ही आप लिख सकते हो कि दिस ऑडिट इज एज पर एप्लीकेबल या एज पर आइजा। अगर एक भी एलिमेंट और एक भी स्कोप आइजा का आपने मिस किया तो फिर आप ये नहीं लिख सकते। क्यों? ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आप एक रिक्वायरमेंट को फॉलो ही नहीं कर रहे, इसके बावजूद आप कह रहे हो कि मैंने हर एक चीज आइजा के हिसाब से की है। तो यहाँ तक जो एक ओवरऑल डिस्कशन थी आइजा 200 की, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर की, वो यहाँ एंड हुई। अब हम इसकी बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ मैं करूंगा कुछ आप करेंगे, इसी तरीके से ये पेपर हम दोनों मिलकर पास करेंगे। अब तक अगर आपका माइंड बन गया है लेक्चर नंबर 1 देखने के बाद या आज लेक्चर नंबर 2 देखने के बाद, तो प्लीज़ फिर इस जर्नी के अंदर मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाएं। मैं हर तरह से कोशिश करूंगा कि आप ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास कर लें। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उससे एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा आप लोगों के लिए। बस जो भी मैं कहता जाऊं वो आप लोग फॉलो करें, और जो जो असाइनमेंट्स मैं आपको दूं वो आप विद इन टाइम सॉल्व करें और सबमिट करें, ताकि मैं आपको फीडबैक दे सकूं। Let's start concept review questions. Question number 1. The auditor should plan and perform the audit with a certain attitude. Identify and describe this attitude with an example. So attitude, अगर आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन याद हो, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट्स अ पॉसिबल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। सो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। Example, if there is an inconsistency between evidence obtained from different sources, remember quality of audit evidence. Auditors should get alert and perform additional procedures. Why? To ensure to resolve this matter. Question number 2. Describe the level of assurance that the auditor provides in respect of एन ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट के अंदर कौन सी अश्योरेंस प्रोवाइड करता है? देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है। ऑडिट के अंदर रीजनेबल अश्योरेंस, रिव्यू के अंदर लिमिटेड अश्योरेंस। आई नो इन तीन के आपको आंसर्स नहीं पता होंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फोकस ऑन द पार्ट ए। बाकी दो के अंदर ये कोई अश्योरेंस नहीं है, ये एग्रीड अपॉन है, तो इसके अंदर नो अश्योरेंस ऑडिटर प्रोवाइड करता है। इसमें हम जस्ट सिर्फ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं लिमिटेड स्कोप के हिसाब से। Question number 3. A financial statement examined by an auditor may not be relied upon by the users if the independence of the auditor seems to be impaired. अब ये जो क्वेश्चन है ये आया है 3 principles of audit. Discuss the circumstances in which the independence of an auditor may be affected. अब आपको बताने हैं वो रीजंस, वो फैक्टर्स जिसकी वजह से ऑडिटर की इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती है। इफ द ऑडिटर इज द शेयर होल्डर ऑफ द ऑडिट क्लाइंट, मींस ऑडिटर की कोई इन्वेस्टमेंट है क्लाइंट के अंदर। इफ ऑडिटर हैज फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट क्लाइंट। इफ ऑडिटर इज प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज। नाउ अब यहां कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, बट ड्यू टू बिजनेस देयर इज आर रिलेशनशिप in addition to audit, review, and tax. Question number 4. You have been assigned responsibility to handle a large size audit assignment. Outline various steps that you would consider during various phases of the audit from inception to conclusion. You are not expected to provide details as summary would suffice. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आइजा 210 के अकॉर्डिंग है, बट जैसे कि मैंने आपको आइजा 210 की हेडिंग के ऊपर फोकस करवाया था, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जिसके अंदर वी एज एन ऑडिटर बताते हैं कि आइदर वी शुड एक्सेप्ट दिस क्लाइंट और नॉट। किसकी बेस के ऊपर हम ये डिसीजन लेते हैं? कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ मैटर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप फॉर द टाइम बीइंग स्किप भी कर सकते हो। जब हम आज आइजा 210 कवर कर लेंगे उसके बाद आप इसका आंसर इजीली बता सकोगे। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस हैं जो ट्रिपल ए और डबल ए, अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चंस करे थे वो तो सिर्फ डबल ए स्टूडेंट्स के लिए, ट्रिपल ए स्टूडेंट के लिए वो सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट रिव्यू है। बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअल ड्राफ्ट और लिंकिंग वाले क्वेश्चंस है, जिसके अंदर आपको सीखना है कि कैसे आपको आंसर को मोल्ड करना है अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो। अगर तो आप ये चीज सीख जाओगे तो बहुत ही ईजी है आपके लिए कोई भी आंसर ड्राफ्ट करना। अब ऑडिट के अंदर होता क्या है, कुछ आंसर्स एक स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताने होते हैं। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम जैसे जैसे चलते जाएंगे हम सीखते जाएंगे। लेकिन कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। अब अगर आप ये जब केस स्टडी पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा कि हमारे पास तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है।
अब रिस्क के अंदर अगर मैं बात करूं तो रिस्क के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, उसको वहां लिखना है, फिर उसके नीचे उसका इम्पैक्ट लिखना है, फिर क्या चीज सही है हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो बतानी है। अब ये एक स्ट्रक्चर है, हमारे पास एक पैटर्न है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई पैटर्न ही नहीं होता। तो उन क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करें, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे कि उन क्वेश्चंस को आपने कैसे लिखना है। उसके लिए आइजा की रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने एक आइजा आइजा 200 कवर कर लिया है। अब जो भी क्वेश्चंस हम करने जाएंगे वो आइजा 200 के अकॉर्डिंग होंगे। Let's read question number one requirement first. Enumerate the errors in the above extract in a form of letter addressed to the editor of the magazine. तो ये हम किसी एडिटर ऑफ द मैगजीन को बताएंगे। ये जो एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक बहुत बड़े पैराग्राफ के अंदर से एक छोटी सी लाइन और एक छोटा पैराग्राफ, सब पैराग्राफ कॉपी कर लिया और इसके अंदर कुछ एरर्स होंगे जैसा कि यहाँ बताया। तो अब हमें लिस्ट डाउन करने हैं और बताना है ये क्यों गलत है और इसमें क्या चीज सही है। An article has appeared in a non-financial magazine, the extracts of which are as follows. A company's annual reports and account known as financial statement. अब आप मुझे बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और अकाउंट को कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ 5 चीजें होती हैं। ये लाइन ही गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट। ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इनका पार्ट है। अगर आपने किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखी हो तो उसके अंदर डायरेक्टर रिपोर्ट आती है, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आती है, उसके अंदर मिनट्स आते हैं, उसके अंदर विजन स्टेटमेंट होती है, मिशन स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होती है। तो क्या कहते हो आप लोग, ये ठीक है या नहीं, ये गलत है? तो आपको क्या करना है, इस पूरी लाइन को यहां तक उठाना है और ऐसे लिखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। ये आपने इसका रिवाइज वर्जन लिखा। अब हाउएवर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, या तो आप इसका रेफरेंस भी यहां दे सकते हो या जस्ट इस तरीके से लिख दो जैसा आपको बेहतर लगे। हाउएवर यहां मैं लिंक कर रहा हूं, मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। इसके बाद मैं लिंक भी कर रहा हूं कि क्या गलत है, या तो आप गलत पहले लिख दो, सही बाद में लिख दो, जैसा आपको ठीक लगे। However, this statement is incorrect as financial statement comprises of 5 elements or components. No need to write those 5 components. समझ रहे हो? क्योंकि लिस्ट डाउन करना है। अब will include a certificate by the company's auditor. क्या ऑडिटर कोई सर्टिफिकेट देता है या ऑडिट रिपोर्ट देता है? ऑडिटर रिपोर्ट देता है, सर्टिफिकेट नहीं देता। तो अगेन इस लाइन को भी करेक्ट करना होगा। कंपनीज ऑडिटर्स इश्यूज ऑडिट रिपोर्ट नॉट सर्टिफिकेट। देखो कैसे लिंक किया, मैंने लिखा कंपनी ऑडिटर इश्यूज ऑडिट रिपोर्ट नॉट सर्टिफिकेट। अब हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स। कौन ऑडिटर को अपॉइंट करता है? शुरू में बताया था, अगर तो मैनेजमेंट और डायरेक्टर ने अपॉइंट कर लिया तो इंडिपेंडेंस कहां चली गई? तो कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। याद है 3 पार्टी रिलेशनशिप, शेयर होल्डर अपॉइंट करता है किसको? ऑडिटर को। क्यों? ताकि वो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी डायरेक्टर्स के काम को देख सकें। क्या काम है डायरेक्टर और मैनेजमेंट का? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बताई है बनाई है, क्या वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है या नहीं है? अगर तो है तो ऑडिटर क्या करेगा? ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। कौन सा ओपिनियन? क्लीन ओपिनियन। कैसे? रिपोर्ट की फॉर्म में। किसको देगा वो रिपोर्ट? शेयर होल्डर्स को। Again, wrong statement. Now, and is appointed by the shareholders, not by the directors, due to independence principle of an auditor. अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जो भी डिस्कशन हमने आइजा 200 के अंदर पढ़ी है उसके हिसाब से हमें इस आंसर का एक स्ट्रक्चर बनाना है। अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे पहले आपने कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व नहीं करा होगा तो आपको डिफिकल्टी आ रही होगी। बट जब आप आइजा 200 के नोट्स को रिवाइज करोगे और जब इस क्वेश्चन के ऊपर आओगे, जब आप राइटिंग करना सीख जाओगे या जब आप लिखने लगोगे तो आपके माइंड के अंदर अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। तो करना क्या है, सारे पॉइंट्स लिखना, जितने भी लिख सको लिखना, उसके बाद मेरे आंसर से कंपेयर करना और देखना इसके 50% लिख रहे हो या नहीं। दैट्स इट। अब the certificate has to be signed before the directors approve the accounts and it must be read out by the auditors at the extraordinary general meeting. अब एक बात बताओ, मैं एक चेक आपको दे दूं जो ब्लैंक चेक हो, उसके ऊपर मैं साइन वगैरह सब कुछ कर दूं। अब मैं आपको कहूं ये चेक है, इसमें बैंक में जाके डिपॉजिट करवाओ और 1 लाख रुपीज निकाल लो। चेक कौन सा दिया मैंने आपको? ब्लैंक चेक दिया। डेट सिग्नेचर मैंने अमाउंट लिखने से पहले ही चेक के ऊपर लिख दी और वो चेक मैंने आपको दे दिया। अब आप थे डेढ़ होशियार, आप गए आपने एक की जगह 2 लाख निकलवा लिए। तो अब अगर थोड़ा भी माइंड है ना तुम लोगों के अंदर तो थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या ऑडिट रिपोर्ट जो है, ऑडिटर
पहले साइन कर सकता है डायरेक्टर के अकाउंट्स अप्रूव करने से पहले? नहीं भाई, क्यों करेगा? ये तो ऑडिटर खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा अगर तो वो ऐसा कर दे। ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया, अभी डायरेक्टर ने अकाउंट्स अप्रूव नहीं करे, बाद में कोई ऐसी फ्लक्चुएशन, कोई ऐसी मटीरियल मिस स्टेटमेंट आ गई, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? ऑडिटर की होगी। क्यों? क्योंकि ऑडिटर पागल तो पहले ही ऑडिट रिपोर्ट साइन करके बैठा हुआ है। तो क्या कहते हो, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? गलत है तो कैसे लिखना है? द ऑडिट रिपोर्ट नॉट सर्टिफिकेट, हर एक पॉइंट को पिक करना है मेरे भाइयों और उनकी बहनों। द ऑडिट रिपोर्ट नॉट सर्टिफिकेट डेटेड कैन नॉट बी अर्लियर, मीन्स ये पहले साइन नहीं हो सकती। किससे? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटेड एंड ऑल डिस्क्लोजर्स आर प्रिपेयर्ड एंड मैनेजमेंट हैज एक्सेप्टेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि मैनेजमेंट ने जो जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई है वो करेक्ट है। मैनेजमेंट से हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं जिसके अंदर ये क्लेम करता है मैनेजमेंट कि मैंने जो जो चीज़ें ड्यूरिंग ऑडिट बताई है वो ट्रू एंड फेयर है, मतलब कंप्लीट है, उसके अंदर कोई हैंकी पैंकी नहीं है। अब नॉट बिफोर द डायरेक्टर्स अप्रूव्स द अकाउंट, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन लैंग्वेज के अंदर लिखना है, कोई वो कैप कुछ भी नहीं यूज करनी। ये पिक करना है क्या गलत है। ये कैसे पिक करोगे? जब लेक्चर को अच्छे से सुना होगा और जब नोट्स की रीडिंग की होगी, उसके बाद ये पिक करना है क्या गलत है और क्या सही होगा। गलत और सही, दैट्स इट। अब अभी तक इस एक पैराग्राफ से हमने 3 एरर्स आइडेंटिफाई करे हैं। अब before the commencement of work, the auditors will normally prepare two other documents which are in the form of letters to the shareholders. Okay, so two documents. One is known as letter of weakness and deals with matters where audit evidence is weak. And the auditor has had to place reliance on verbal assurance. क्या auditor verbal assurance के ऊपर rely कर सकता है? याद करो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की ओरल वर्सेस रिटन कंफर्मेशन वाली एग्जांपल। नहीं कर सकता। गिवन टू हिम बाय मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स। ये अभी तक एक डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। अब दोबारा इस लाइन पे आ जाओ। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क, मतलब काम करने से पहले ही ऑडिटर ने 2 डॉक्यूमेंट बना लिए। वाह भाई ऑडिटर, ऑडिटर के पास तो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है। ऑडिटर तो क्या कहते हैं, ज्योतिषी वो होता है ना इंडिया के अंदर, मतलब वो जो आपके हाथ वगैरह देखते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी लक्ष्मण रेखा ये हो रही है वो हो रही है। तो ऑडिटर के पास ऐसी कोई नॉलेज है, ऐसी कोई एजुकेशन है कि वो फ्यूचर ही बता रहा है कि भाई इनके कंट्रोल वीक होंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। लेटर ऑफ वीकनेस होता है, ये बात तो कंफर्म है। अब वो देते कब है? देखो, लेटर ऑफ वीकनेस तो होता है क्योंकि कंट्रोल वीकनेस हो ही सकती है, ये एक पॉइंट ठीक है। लेकिन जो टाइमिंग है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये लेटर ऑफ वीकनेस दिया जाता है मैनेजमेंट को। कौन देता है? ऑडिटर। किसकी बेस के ऊपर? कि भाई आपके आपके कंट्रोल्स वीक हैं। लेटर ऑफ वीकनेस का मतलब ही ये है कि इसके अंदर कंट्रोल वीकनेस, जो डेफिशिएंसीज होती हैं कंट्रोल्स के अंदर, वो बताई जाती हैं ताकि मैनेजमेंट उनको इंप्रूव कर सके। इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं बताई जाती। अब कब दिया जाता है? ऑडिट कंप्लीट के टाइम पे। यहां कब दे दिया? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क। तो क्या लगता है, ये सही है या गलत? क्या लगता है? अब इसको पढ़ो। बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिटर प्रिपेयर्स वन डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? वन डॉक्यूमेंट नेम्ड एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर वो लेटर होता है जो ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑडिट किया जाता है कि ये टर्म्स होंगे, जिसके अंदर आप स्कोप डिफाइन करते हो, ऑडिटर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीस, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर डिफाइन करते हो ताकि जब ऑडिट कंटिन्यू और ऑडिट एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद कोई लड़ाई वगैरह ना हो। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑडिट दिया जाता है, विच इज गिवन टू द मैनेजमेंट नॉट टू शेयर होल्डर। देखो एक एक वर्ड को पिक किया है यहाँ, देखो लेटर्स टू दी शेयर होल्डर्स। तो ये जब ही लिख सकते हो जब आपने आइजा की रीडिंग करी हो। As a report and states scope of the audit and responsibilities of both parties, management and auditor. अब letter of weakness called management letter which is submitted to the management after the auditor's report. अब ये क्या बताता है? As it includes deficiency in internal control not related to weak audit evidence. अगर तो audit evidence ही weak है तो वो sufficient and appropriate audit evidence है, और अगर sufficient and appropriate audit evidence नहीं है तो ये एक scope limitation है, और scope limitation है तो auditor अपना opinion express करेगा, या तो वो qualified होगा अगर effect material है, या तो फिर वो disclaimer होगा अगर effect pervasive है। तो ये हमने पूरा एक क्वेश्चन डिस्कस किया। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, ऑडिटर नेवर रिलाइज ऑन वर्बल एश्योरेंस एज इट्स नॉट आज सफिशिएंट। यहाँ नॉट लिखना, अच्छा मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, एज इट्स नॉट आ। समझ गया भाई? अब जब मैं इसको यूं करूंगा, अब इसको मैं मिटा भी देता हूँ। अरे मिटा कहाँ से है? अच्छा भाई साहब, ठीक है भाई। तो यहाँ नॉट लिखना है, एज इट्स नॉट अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर रिलाइज ऑन रिटन कंफर्मेशन एज रिटन कंफर्मेशन आर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट।
तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कस किया, आपको बताया कि आपने किस तरीके से लिखना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी मैं करूंगा। इसके बाद के जो दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये आपके, सॉरी एक ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपका असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट रीड दी रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट समझ गए हो ना, तो फिर समझो कि क्वेश्चन आपके हाथ के अंदर है। फिर आपने क्या करना है, उसके पॉइंटर्स बनाओ और स्टार्ट राइटिंग। एक्सप्लेन हाउ वुड यू डिफेंड योर सेल्फ, हाउ वुड यू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट द सूट फाइल्ड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए कोई अजीब बंदा है जिसने ऑडिट फर्म के ऊपर एक केस फाइल कर दिया। अब हम ऑडिटर कैसे खुद को डिफेंड करेंगे? चलो भाई लड़कों, तुम्हारे ऊपर जो है किसी ने कोई इल्जाम लगा दिया। अब प्रूव करो अपने आप को गिल्टी कि तुम ठीक हो। You are an auditor of Z and Company Limited. Mr. A makes an investment in the shares of Z and Company Limited. Z and Company एक listed entity है जिसके अंदर मिस्टर ए नामी एक पागल बंदा है जिसने इन्वेस्टमेंट कर दी। अच्छा, एंड इमीडिएटली देयर आफ्टर इट गोज इनटू लिक्विडेशन। जैसे ही मिस्टर जेड नामी बेवकूफ इंसान ने इन्वेस्टमेंट करी, इस कंपनी का दिवालिया निकल गया। ये कंपनी एकदम से रोड पर आ गई। मिस्टर ए इनकर्ड लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट। जो भी इस बेचारे ने इन्वेस्टमेंट करी थी वो लॉस हो गई। एंड सू यू एज अकॉर्डिंग टू हिम, मिस्टर ए के अकॉर्डिंग, he relied on the accounts of Z and Company Limited audited by you before making the investment. अब मेरे दोस्तों याद करो आइजा 200, जहां मैंने कहा था कि ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं देता, क्योंकि कुछ ऐसे पागल होंगे जो ये समझेंगे कि ये फाइनेंशियल्स, ये एंटिटी 100% करेक्ट है, यहाँ कोई एरर फ्रॉड के चांसेस नहीं है, ये कभी भी लॉस के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि ये ऑडिटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑडिटर प्रोवाइड करता है रीजनेबल अश्योरेंस, जिसकी वजह से ऑडिटर के पास एक प्रोटेक्शन होती है कि अगर कोई भी एक बेवकूफ़ बंदा ये समझ ले कि ऑडिटर रिपोर्ट ही लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एविडेंस है जिसकी बेस पे हम बिना देखे बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये एक करेक्ट थिंग है। जबकि ऐसा नहीं है। हम इन्वेस्टर्स नहीं हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वो आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बताएगा, वो आपको सीएफए वाले बंदे बताएंगे। हम हिस्टोरिकल बंदे हैं, हम पास्ट की चीज़ों को चेक करते हैं, फ्यूचर वाइबिलिटी नहीं करते। याद है आइजा 200 के अंदर रेड ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ था? नहीं याद तो बेटा याद कर लो। अब ये एक एक्सपेक्टेशन गैप है, एक परसेप्शन है जो मिस्टर ए के दिमाग के अंदर था। मिस्टर ए यही समझ रहा था कि जेड एंड कंपनी लिमिटेड की जो ऑडिट टीम ने ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, उसकी बेस के ऊपर मैं बेतहाशा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अब जब उस बेचारे ने इन्वेस्टमेंट कर ली तो उसको अच्छा खासा लॉस हुआ। जब उसको लॉस हुआ तो वो आके ऑडिटर के ऊपर चढ़ने लग गया। अब हम एज एन ऑडिटर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? हमारे पास तो रीजनेबल एश्योरेंस है भाई, हम तो इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पिक करना है कि ये है क्या। अगर तो आपने पिक कर लिया ये एक्सपेक्टेशन गैप है, तो सीधी हेडिंग डालो और स्टार्ट कर दो। एक्सपेक्टेशन गैप मींस पब्लिक परसेप्शन towards the role and responsibilities of the auditor is different and is usually higher from his statutory means, main role and responsibilities। ये तो थी एक्सपेक्टेशन गैप की हेडिंग, सॉरी डेफिनेशन। इसके बाद हमने बताना है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आइजा ने हमें बताई है। Auditor provide reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, whether due to error or fraud. Not an absolute assurance, guarantees or certified that financial statements are free from all misstatement. याद रखना वर्डिंग। रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर बोलता है आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, एब्सोल्यूट के अंदर बोलता है ऑल। जब भी हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, क्यों? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। अब आपको बतानी है इनहेरेंट लिमिटेशंस सच एज फ्रॉड, कॉल्यूजन एंड नेचर, टाइमिंग एंड स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क। जब आपने ये लिख लिया ना, तो आपने एक नंबर सेव कर लिया, आपको एक स्कोर मिल गया। क्योंकि पहले आपने एक्सपेक्टेशन गैप की हेडिंग, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आपने प्रॉपर लिंक किया। अब ये रही आपकी लिंकिंग। इन द अबव केस द इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिस्टर ए in the shares of Z and Company in which the auditor appointed is an example of expectation gap, due to which Mr. A assumes that it is a guarantee of the auditors that financial statements are free from all or material misstatement, which is incorrect। तो यहां आपने मिस्टर ए की एक्सपेक्टेशन गैप को लिंक किया और बता दिया कि ये गलत है। अब furthermore, it is the responsibility of the stakeholders, shareholders, general public like Mr. A to understand the auditor's responsibility। ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हर एक को बताएगा कि भाई मेरी रिपोर्ट पढ़ लो, मेरी रिपोर्ट पढ़ लो। लिस्टेड एंटिटी है तो ये ऑलरेडी पब्लिक इंफॉर्मेशन है। आप जाओ कंपनी हाउस के ऊपर या अदर वेबसाइट्स के ऊपर, वहां जाके सारे अकाउंट्स पढ़ो ताकि आपको समझ में आए। And the difference of expectation gap. Therefore, auditor is not responsible nor liable for the loss of the Mr. A investments in Z and Company due to its liquidation, as the scope and responsibility of the auditors is specified in the engagement letter before start of the audit। तो एक कितने लाइन का ये क्वेश्चन था? एक 3 लाइन के क्वेश्चंस को मैंने 4 पैराग्राफ 4 पॉइंट्स के अंदर लिखा।
पहले मैंने स्टार्ट किया, पिक किया कि ये एक एक्सपेक्टेशन गैप है, मैंने हेडिंग डाली, उसके बाद मैंने एक्सपेक्टेशन गैप को डिफाइन किया, उसके बाद मैंने स्कोप, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई ऑडिटर की कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ऑब्सोल्यूट नहीं, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, वो ये हैं। उसके बाद मैंने केस स्पेसिफिक चीज़ें लिखना स्टार्ट करी कि इस केस के अंदर ये हुआ जो एक्सपेक्टेशन गैप को अराइज कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो इनकरेक्ट है। फिर लास्ट के अंदर मैंने डिफेंड करा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं हर एक बंदे के पास जाऊं और उसको बताऊं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको मेरे बारे में रिसर्च करनी चाहिए, मेरे बारे में पढ़ना चाहिए, ना कि ये समझ लेना चाहिए कि जो मैंने कह दिया वही ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितनी भी डिस्कशन करी होगी आपको वो समझ आई होगी। मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही सिंपल और स्लो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके पास डिलीवर किया है। अगर स्टिल आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी लर्निंग ऑब्जेक्ट के अंदर इशू है, तो प्लीज़ ट्राई टू कम्युनिकेट। देखो, फिर आइजा 210 पे जाने से पहले एक बात कहूँगा कि पिछले सेशंस के अंदर ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं, उन्होंने पढ़ा है, कुछ ऐसे थे जिन्होंने पूरी अटेम्प्ट के अंदर मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई, एक मैसेज तक नहीं किया। जब रिजल्ट आया तो फेल हो गए, फिर मुझसे पूछते हैं कि अब हम क्या करें। फिर जब मैंने पूछा कि आपने कहाँ से पढ़ा, तो बताया आपसे पढ़ा। मैंने कहा मैं मुझे तो आपसे कोई मैसेज ही रिसीव नहीं हुआ। तो सामने से ये रिस्पॉन्स आया कि हमें पता नहीं था कि आप रिप्लाई करते हैं। अब ये परसेप्शन उनके प्रीवियस लर्निंग प्रोवाइडर के थ्रू बना हुआ था कि वो उन्होंने प्रीवियस जिस भी लर्निंग प्रोवाइडर से पढ़ा, उनको वो मैसेज करते होंगे, वो रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे। तो स्टूडेंट्स ने ये अज्यूम कर लिया कि हर एक लर्निंग प्रोवाइडर ऐसा ही है, जबकि मैं अपने हर एक लेक्चर के अंदर ये स्पेसिफाई करता हूँ कि काइंडली काइंडली कम्युनिकेट करो। अगर तो तुम लोग मुझसे बात ही नहीं करोगे, हमारी कोई नाराज़गी है नहीं, मैं तुम्हारा कोई वो नहीं हूँ या तुम मेरे वो कोई नहीं हो। मतलब हमारी कोई ऐसी बीफ तो है नहीं कि तुम मुझे मैसेज नहीं करो या मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूँ। हाँ, मैं तो कभी तुम्हें मैसेज नहीं करूँगी, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन तुम लोगों को जब भी कोई इशू होगा तो भाइयों और उनकी बहनों, मुझसे कांटेक्ट करो। जब तक कांटेक्ट ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कहाँ कोई इशू आ रहा है। तो इस बात को समझो, भले रात का 1 हो या दोपहर का 1 हो, मुझे मैसेज करो, मैं ईजिली आपको रिप्लाई करूंगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन है। इसको मैं रीड नहीं कर रहा। अगर तो मैंने रीड किया तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मैं यहीं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जब आप लिखने बैठोगे तो वो पॉइंट्स आपके दिमाग के अंदर आएंगे और आप उन्हीं पॉइंट को कॉपी पेस्ट करके आ जाओगे। तो चाह मैं ये रहा हूं कि खुद इसको रीड करो। अगर किसी स्टूडेंट ने सॉल्यूशन को देख के लिखना स्टार्ट किया ना, तो बस फिर तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। अपने माइंड को यूज करो। जब तक अपने माइंड को यूज नहीं करोगे तो तुम लोग कभी भी ड्राफ्टिंग नहीं सीखोगे। 10 बार लिखो, गलत लिखो, 11वीं बार खुद ही तुम्हारा आंसर सही होगा। और इस पेपर की ये खूबसूरती बताऊं मैं, 10 बार एक क्वेश्चन को लिखोगे ना, 10 बार अलग आंसर होगा। ये याद रखना मेरी बात। अगर मैं अभी दोबारा इस क्वेश्चन का आंसर लिखने लग जाऊँ ना, तो मेरा आंसर कभी भी ऐसा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट सारे कवर हो रहे होंगे, लेकिन आंसर का पैटर्न, आंसर की जो थीम है ना, वो ये नहीं होगी। तो इस चीज के ऊपर कभी नहीं जाना कि मेरा आंसर चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट देखना है कि कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है या नहीं। अब मैंने क्या करा कि जितनी भी अब तक हमारी डिस्कशन हुई ना, जितनी भी डिस्कशन, उसकी सबकी समरी विद एग्जांपल्स यहां मैंने दे दिए। अब ये तुम लोगों के ऊपर है कि तुम सिर्फ इसको पढ़ना चाहते हो या पहले लेक्चर के नोट, फिर क्वेश्चन और फिर इसको पढ़ना चाहते हो। अगर तो ये अप्रोच रखनी है कि भाई मैं एंड के दिन में ये समरी वगैरह पढ़ लूंगा, ऊपर का सब मैं इग्नोर करूंगा, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर वो तुम लोगों की मर्जी है। अगर तो एक स्ट्रेटेजी, एक मतलब गाइडलाइन को फॉलो करो ना, तो पहले लेक्चर को सुनो, लेक्चर नोट्स की रीडिंग करो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो, देन नेक्स्ट डे ये समरी रीड करो, ताकि आपके माइंड के अंदर सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो। अब देखो, ये प्रॉपर सारी समरी विद बुलेट पॉइंट्स विद एग्जांपल्स यहाँ है। तो अब तक हमने आइजा 200 को कंप्लीट कवर कर लिया। अब हम जा रहे हैं आइजा 210 के ऊपर। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2, आइजा 210, जिसका नाम है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब आइजा 210 को हम कैसे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल पहले मैं एक पूरा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम जो है स्टैंडर्ड की रीडिंग करेंगे। तो बिल्कुल खामोशी से और सुकून से आप सब ने सुनना है। आइजा 210 जो है, उसका अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो उसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि ये स्टैंडर्ड, ये आइजा हमें बताता है कि हम इस लाइन को एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू करें। अब एक्सेप्ट और कंटिन्यू के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो, जब भी किसी न्यू चीज को हायर कर रहे होगे तो वो एक्सेप्टेंस के अंदर आएगी। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेंस। कंटिन्यू का मतलब है ऑलरेडी ऑलरेडी लास्ट ईयर और सेकंड लास्ट ईयर आप ये चीज एक्सेप्ट कर चुके हो, तो इस साल आप उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हो।
तो इसी तरह अगर तो कोई न्यू क्लाइंट होगा तो वहां एक्सेप्टेंस वाले मैटर्स, एक्सेप्टेंस वाले प्रोसीजर्स आएंगे। अगर तो कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट होगा, मतलब ऑलरेडी लास्ट ईयर ऑडिट आप परफॉर्म कर रहे हो, इस साल दोबारा वो क्लाइंट आपसे ऑडिट करवा रहा है, तो अब यहाँ कंटिन्यू वाले प्रोसीजर्स, कंटिन्यू वाले मैटर्स आपको बताने होंगे। अच्छा भाई, अब ये तो बात हो गई एक्सेप्टेंस और कंटिन्यू एंड ऑडिट। व्हेन, अब यहां आती हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर कंफर्म। प्री कंडीशन का क्या मतलब है? प्री कंडीशन का मतलब है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडहेयर की हो, मतलब मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की हो। अब वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होने चाहिए। दूसरी, प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट इज प्रेजेंट। प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट का मतलब है कि मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को देगी वो बिल्कुल ट्रू, फेयर एंड कंप्लीट होनी चाहिए। कंट्रोल टेस्टिंग मस्ट बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली होने चाहिए। अगर याद करो आईजा 200 में मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी है वही सेम प्रीमाइज के अंदर है, कि प्रीमाइज का मतलब है मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्री करे, ऑडिटर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मैनेजमेंट से बोले मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड करे, और मैनेजमेंट मस्ट डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। तो क्या दो चीजें होनी चाहिए? प्री कंडीशंस होने चाहिए और प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट। प्री कंडीशन का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मस्ट बी एप्लीकेबल हो, और प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट होना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर। वो क्या फैक्टर्स होंगे जो ऑडिटर को कंसीडर करने होंगे ये देखने के लिए कि फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है भी या नहीं। क्योंकि फ्रेमवर्क कौन सिलेक्ट करता है? मैनेजमेंट सिलेक्ट करता है, हम ऑडिटर थोड़ी सिलेक्ट करेंगे। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो मैनेजमेंट ही सिलेक्ट करेगी कि ये जो फ्रेमवर्क है ये सही है या नहीं। अब जब फ्रेमवर्क सिलेक्ट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, तो अब ऑडिटर क्या देखेगा? ऑडिटर ये देखेगा कि ये फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है भी या नहीं। ऑडिटर ये कैसे देखेगा? अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, तीन चीजें होंगी। सबसे पहले ऑडिटर देखेगा नेचर ऑफ एंटिटी, कि ये एंटिटी किस हिसाब की है। क्या ये गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, मींस कोई एनजीओ वगैरह है, नॉन प्रॉफिट, या कोई बिजनेस एंटिटी है? अगर तो एंटिटी बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो या एनपीओ, फिर उसके हिसाब के फ्रेमवर्क होंगे। याद है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, बिल गेट्स वाली एग्जांपल, वहां पे स्पेशल पर्पस स्पेसिफिक यूजर्स होंगे, बिजनेस वगैरह है ऐसी है तो वो आईएफआरएस या गैप वगैरह के हिसाब से होगी। अब ये देखना है कि पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जा रही है वो स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाई जा रही है या आम आवाम जनरल पब्लिक के लिए बनाई जा रही है। दो चीजें अब तक हमने देख ली, टाइप ऑफ एंटिटी, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट चीज जो देखनी है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क के लिए वो है लीगल रिक्वायरमेंट्स। क्या लॉ ने मैंडेट किया है कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क, कि भाई इस ही फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी। अगर तो एक लॉ ने स्पेसिफिक किया है कोई फॉर्मेट, तो फिर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते भाई, कानून जिंदाबाद। समझ रहे हो ना? कानून जिंदाबाद, फिर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम कौन है कहने वाले। तो हमें फिर उसी को एक्सेप्टेबल करना है। तीन चीजें, टाइप ऑफ एंटिटी, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं, इफ इशू अराइज आफ्टर एक्सेप्टेंस, मींस मैंने सॉरी ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया, अब कोई इशू अराइज हुआ, अब क्या करना चाहिए? अगर तो कोई भी इशू अराइज हुआ आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो मैनेजमेंट को न्यू फ्रेमवर्क एडॉप्ट करना होगा। मैनेजमेंट न्यू फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। कितने टाइप के फ्रेमवर्क होते हैं? दो टाइप के। कौन से? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क जो आम आवाम के लिए होता है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करेगी और इंप्लीमेंट करेगी, और जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर रिक्वायर करेगा उसको प्रोवाइड करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है आपको रिफ्यूज कर दे? बिल्कुल हो सकता है। अगर तो मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो ऑडिटर क्या करेगा? अगर तो मैनेजमेंट ने कुछ देने से ही मना कर दिया तो सिंपली ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस एंगेजमेंट को। सोचो ना, अगर तो भाई मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको ये चीज दे ही नहीं रहा, तो आप फिर भी क्या खड़े रहोगे कि नहीं नहीं मुझे दे दो दे दो? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करोगे? आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। अब मैनेजमेंट का रिफ्यूजल आ रहा है यहाँ पे, तो मैनेजमेंट का जब भी रिफ्यूजल आएगा वो क्या होगा? वो स्कोप लिमिटेशन होगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, समझना प्लीज। ये जो स्कोप लिमिटेशन है ना, ये बिफोर एक्सेप्टेंस है, मतलब अभी तो ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ और स्कोप लिमिटेशन आ गया। किसकी वजह से? मैनेजमेंट ने कह दिया कि भाई मैं न्यू फ्रेमवर्क अडॉप्ट ही नहीं कर रहा, करना है ऑडिट तो इसी फ्रेमवर्क के हिसाब से कर लो। मैनेजमेंट तो रिफ्यूज कर दिया कि मैं न्यू फ्रेमवर्क अडॉप्ट ही नहीं करूंगा। अब ये एक स्कोप लिमिटेशन हो गई बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑडिट। अगर 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 ऐसा ऐसी कोई भी स्कोप लिमिटेशन आ जाए बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑडिट, तो इस केस के अंदर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। डिस्क्लेमर क्यों? क्योंकि भाई पूरे के पूरे ऑडिट से आपको रोका जा रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट कंपोनेंट से नहीं, पूरे के पूरे ऑडिट से। तो सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट है ये, परवेजिव। पूरा का पूरा ऑडिट ही आप नहीं कर सकते,
जिसकी वजह से ऑडिटर कौन सा ओपिनियन इशू करेगा? डिस्क्लेमर। क्यों? क्योंकि एंगेजमेंट मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड। एंगेजमेंट्स मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड। अब क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि लॉ आपको कह दे कि अगर तो मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है तो आप इसी के साथ कंटिन्यू कर लो, फिर क्या करोगे? भाई सरकार जिंदाबाद। सरकार के आगे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां स्पेसिफाई बाय लॉ हो, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो फिर तो आपको कंटिन्यू ही करना पड़ेगा, फिर आप विड्रॉ या कुछ डिस्क्लेमर वगैरह नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, क्या ऐसी कोई कंडीशन हो जहां प्री कंडीशन ही ना हो? प्री कंडीशन का क्या मतलब था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो और प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट प्रेजेंट ना हो। प्री कंडीशन याद करो भाइयों, याद करो। अब व्हाट इफ प्री कंडीशंस आर नॉट देयर? अब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर डिस्कस करेगा ये इश्यूज किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये एंगेजमेंट, अगर तो ये दो कंडीशंस मीट नहीं होती। कौन सी दो कंडीशंस? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अनएक्सेप्टेबल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ही नहीं हुआ। दूसरी, मैनेजमेंट ने मना कर दिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने से, मतलब प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट इज नॉट प्रेजेंट। अगर ये दो चीजें नहीं है, मतलब फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है और प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट नहीं है, तो इसका मतलब प्री कंडीशंस मीट ही नहीं हुई। हमने स्टार्ट प्री कंडीशन से करा था, याद है? अब जब प्री कंडीशंस मीट नहीं हुई तो क्या करना चाहिए? अगेन एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि अगेन यहाँ रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन हो जाए? अगर तो ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी तो फिर हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या करता है? डिजाइन करता है और इंप्लीमेंट करता है इंटरनल कंट्रोल्स। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर सिर्फ ये देखता है क्या ये कंट्रोल्स ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं। अगर तो कर रहे हैं, गुड। अगर नहीं कर रहे, ऑडिटर सिर्फ रिकमेंडेशन देता है मैनेजमेंट को कि आपके ये कंट्रोल्स वीकनेसेस हैं। ऑडिटर कभी भी ओपिनियन नहीं देता। इसके बाद अब हम जो चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंगेजमेंट टर्म्स। इंगेजमेंट टर्म्स वो होती हैं जिसकी बेस के ऊपर एक एग्रीमेंट होता है, एक स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ दी पार्टीज और अदर चीजें डिफाइन और डिस्कस की जाती हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपका ऑडिट एग्रीमेंट होता है। मैं आपको इंगेजमेंट लेटर ऐसे भी दिखाऊंगा इन द फ्यूचर। अब बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन टर्म्स। ऑडिटर विद मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी मस्ट बी एग्री ऑन दी एंगेजमेंट टर्म्स। अब एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो मस्ट होती हैं। मस्ट का मतलब होता है कि भाई बाय हुक और बाय क्रुक ये चीजें तो डिफाइन होंगी ही। फिर कुछ एडिशनल चीजें होती हैं जो ड्यूरिंग दी ऑडिट भी आप डिस्कस कर सकते हो। अब इसकी प्रॉपर एक लिस्ट है, मैं आपको मस्ट वाली डिस्कस करता हूं, बाकी हम नोट्स के डिस्कशन के टाइम रीड कर लेंगे। अब कौन सी एंगेजमेंट लेटर के अंदर वो चीजें जो जरूरी आनी चाहिए? सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। अगर ये दो चीजें ही डिफाइन नहीं होंगी तो आपको क्या पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, और मैनेजमेंट को क्या पता होगा कि वो क्या करवा रही है। इसके बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? देखो अभी एक क्वेश्चन के अंदर हमने ये चीज करी है, अगर तो ये चीज डिफाइन ही नहीं होगी इनिशियल स्टेज पे तो फिर तो एक्सपेक्टेशन गैप आएगा ही। देन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्री करना होगा। अगर नहीं कर रही तो ये तो फिर स्कोप लिमिटेशन में आ जाएगा, अभी मैंने प्री कंडीशंस में बताया। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम एंगेजमेंट लेटर के स्टेज 1 पे ही एग्री करवाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट रिक्वायर्ड बाय लॉ है क्लाइंट की तरफ से? तो भाई वो भी बता दो। और पॉसिबल रिपोर्ट मॉडिफिकेशंस। कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाए? मैनेजमेंट ड्यूरिंग दी ऑडिट ये तो नहीं करेगी कि मैं आपको ये चीजें नहीं दूंगी। अब मे ऑल्सो इंक्लूड। मे का मतलब है या तो हाँ या तो ना, मतलब एडिशनल चीजें, ये हम ड्यूरिंग आइजा रीडिंग ही कवर करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या ऐसा कुछ हो सकता है जहां रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत ना पड़े? हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जो लॉ ने डिफाइन कर दी है कि भाई ये तो मैंडेटरी है, जहां जहां लॉ आएगा वहां फिर आप कोई हाँ और ना नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ की जो चीज होती है ना वो तो फिर मैंडेटरी ही समझी जाती है। वहां फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास वर्बल के अंदर है या रिटर्न के अंदर है। बाकी इसकी कोई एक्सेप्शन है? हाँ एक्सेप्शन है, वो जब हम नोट रीड करेंगे हम वहां पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है, अभी तक हमने इनिशियल ऑडिट के अंदर मैंने आपको बताया एक्सेप्टेंस होगी या कंटिन्यूएशन होगी। एक्सेप्टेंस कब होती है? जब आप न्यू क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हो। कंटिन्यू कब होती है? जब आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करते हो। अब मैं आपको कुछ मैटर्स बता रहा हूं जो आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा लेने हैं। अच्छा, जब भी कोई न्यू क्लाइंट आएगा तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास कॉम्पिटेंसी है, आपके पास वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है कि आप इस क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो या नहीं, नंबर 1। दूसरा मैटर जो आपने देखना है वो ये देखना है कि क्या क्लाइंट लिस्टेड है या नहीं। अगर तो लिस्टेड है तो उसके ऊपर बहुत सारी कंप्लाइंसेस होंगी तो आप क्या वो कंप्लाइंसेस मेक श्योर कर सकोगे या नहीं। तीसरी जो चीज आपने देखनी है वो ये देखनी है क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है।
क्लाइंट की नेचर ऑफ बिजनेस की आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्लाइंट की इंटेग्रिटी क्या है। ऐसा तो नहीं कि न्यूज़पेपर के अंदर इस क्लाइंट के बारे में बहुत बहुत बुरी चीज़ें हों। या तो आप चौथी चीज़ जो करोगे वो ये करोगे कि प्रीडिसेसर ऑडिटर से, क्योंकि पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने करा होगा, तो आप उससे डिस्कस करोगे इस क्लाइंट के बारे में कि मुझे बताओ ये क्लाइंट कैसा है, इसका काम कैसा है। बट एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट करने से पहले आपको क्लाइंट की परमिशन लेनी होगी। अगर तो क्लाइंट ने परमिशन दे दी तो आप कम्युनिकेट करोगे, अगर तो क्लाइंट ने परमिशन नहीं दी तो इसका मतलब है क्लाइंट कुछ छुपा रहा है। जब जब क्लाइंट किसी चीज की परमिशन नहीं देगा तो ये एक स्कोप लिमिटेशन होगी, और ये स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस, जब भी स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस होगी उस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही जाएगा। अब अभी तक मैंने आपको चार मैटर्स बताए इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जब आप न्यू क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे होगे। पांचवा मैटर आप देखोगे कोई एथिकल इशू वगैरह। एथिकल इशू का मतलब कोई कॉम्पिटेंसी, कोई फीस रिलेटेड इशू, कि ऐसा तो नहीं कि पिछले ऑडिटर को भी ये क्लाइंट फीस ना देता हो, या देता हो बहुत रुला रुला के देता हो, या फीस किसी कंडीशन की बेस के ऊपर इसने रख दी हो। इसके बाद आप अपनी रिसोर्सेज देखोगे कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि आप इस क्लाइंट के ऊपर इंगेज कर सकोगे, आपके पास प्रॉपर टीम है जिसके अंदर सीनियर जूनियर सब हों, जिनके पास रेलिवेंट एक्सपोजर हो। ये सारी चीज़ें जो हैं मैटर्स के अंदर आपको लिखनी है। कुछ एडिशनल मैटर्स होंगे जो केस स्पेसिफिक होंगे, उसकी एक अलग लिस्ट है, वो जैसे जैसे हम पास पेपर्स करेंगे हमारे सामने आती रहेंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कंटिन्यू वाले केस में कौन से मैटर्स लिखने हैं। देखो, कंटिन्यू वाले केस के अंदर आप अपनी कॉम्पिटेंसी तो चेक नहीं करोगे, क्यों, ऑलरेडी आप इस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो आप कॉम्पिटेंसी तो अपनी चेक नहीं करो। अगर अपनी कॉम्पिटेंसी चेक करने लग गए तो फिर ये तो आपके ऊपर ही क्वेश्चन होगा कि भाई आपको तो अपनी कॉम्पिटेंसी के ऊपर ही वो नहीं है, बिलीव नहीं है। तो अब इस केस के अंदर क्या मैटर्स होंगे, क्लाइंट की इंटेग्रिटी तो लाजमी चेक करोगे। जरूरी नहीं कि क्लाइंट पिछले साल ठीक था तो इस साल भी ठीक हो, तो क्लाइंट की इंटेग्रिटी तो लाजमी है। इसके बाद प्रीडिसेसर ऑडिटर वाला भी मैटर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि प्रीडिसेसर ऑडिटर आप खुद ही थे। यहाँ फिर आप देखोगे कि क्लाइंट के एथिकल इश्यूज क्या है। एथिकल इश्यूज अगेन वही फीस रिलेटेड इश्यूज, समझ रहे हो। तो कंटिन्यूअस के अंदर जो आपके मैटर्स होंगे वो कम होंगे इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस से। ये जो मैंने मैटर्स बताए ये जनरल मैटर्स हैं, इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिखना नहीं है, केस स्पेसिफिक करके लिखना है। तो जब आप केस स्पेसिफिक लिखोगे जब ही एग्जामिनर आपको पॉइंट देगा। अब ये सारी बातें रही इनिशियल स्टेज की। अब हम बात कर रहे हैं रिकरिंग ऑडिट की। रिकरिंग ऑडिट क्या होता है? रिकरिंग ऑडिट यूं ही समझ लो कि पिछले सालों से ऑडिट करते आए और इस साल दोबारा उसका ऑडिट कर रहे हो। एंगेजमेंट लेटर इनिशियल स्टेज के ऊपर तो मैंडेटरी ही है, मतलब एंगेजमेंट टर्म्स तो इनिशियल, अगर फर्स्ट ईयर ऑडिट है वो तो मैंडेटरी है। क्या रिकरिंग ऑडिट के लिए भी अलग से एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए? अगर तो हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो रिकरिंग के लिए जरूरी नहीं है, बट जरूरी हो सकता है। कब जरूरी हो सकता है? जब एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर कोई चेंजेस आए। अगर तो कोई टर्म ऐसी है ही नहीं जो लास्ट ईयर से चेंज हो तो कोई जरूरत नहीं है दोबारा एंगेजमेंट लेटर की, पिछले साल वाले के हिसाब से ही काम चला लो। अगर तो कोई चेंजेस आई हैं तो फिर आपको न्यू एंगेजमेंट लेटर देना होगा रिकरिंग ऑडिट के लिए। रिकरिंग का मतलब कंटिन्यू ऑडिट के लिए देना होगा। अब वो क्या चीजें हो सकती हैं जो चेंज हो सकती हैं? जैसे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप हो गया। लास्ट ईयर जो स्कोप और ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया था इस साल से वो कुछ अलग है, या लास्ट ईयर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, अब इस साल आप उसको चेंज करना चाह रहे हो तो आपको न्यू एंगेजमेंट लेटर देना होगा। या कोई एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर आपकी चेंजेस आ गई हो, या कोई क्लाइंट की सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई हो, या कोई सिग्निफिकेंट ओनरशिप चेंज हो गई हो, या तो ओनरशिप मजीद ले ली या तो ओनरशिप दे दी, समझ रहे हो। या कोई मेजर रीस्ट्रक्चरिंग हुई हो, कोई बड़ा एक्विजिशन, कोई न्यू बिजनेस एक्वायर कर लिया हो, या जो है कोई रीस्ट्रक्चरिंग करी हो सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर, अगर ऐसी कोई भी चेंजेस हैं तो इन केस के अंदर आपको एंगेजमेंट लेटर देना होगा फॉर रिकरिंग ऑडिट एज वेल। अब लर्निंग ऑब्जेक्ट नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। अब तक हमने एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस, फिर प्री कंडीशंस, फिर इनिशियल एंगेजमेंट लेटर, फिर मैटर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, देन रिकरिंग ऑडिट। अब जो हम टॉपिक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। फोकस करो, एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है ऐसा चेंज जो एंगेजमेंट टर्म्स के लिए हो? या तो हाँ या तो ना। हाँ कब? ऑडिटर जब ही एक्सेप्ट कर सकता है वो चेंज जब वो रीजनेबल हो। रीजनेबल का मतलब अभी मैंने आपको बताया, या तो कोई चेंज इन कंपनी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कोई बड़ा बिजनेस ऑपरेशन आ रहा होगा, या ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ऑडिट की नेचर के अंदर, स्कोप के अंदर। तो ये रीजनेबल वैलिड रीजन है। इधर ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है चेंजेस। ये चेंजेस अभी हमने रिकरिंग ऑडिट के अंदर डिस्कस करे हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसके अंदर मैनेजमेंट, जिसके अंदर क्लाइंट के बंदे कहें कि इस वजह से हमारा ओपिनियन चेंज हो रहा है, तो आप ऐसा करें कि ये नहीं करें, इसकी बजाय ये कर लें ताकि हमारा ओपिनियन ही चेंज ना हो।
लेट से मैनेजमेंट ने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी हुई थी जिसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा था। मैनेजमेंट कहती है अरे ऐसा कर लें, ओपिनियन को चेंज ना करें। अब आप बताओ क्या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? अगर तो एक्सेप्ट कर लिया तो भाई फिर तो गए, फिर तो तुम्हारी ऑडिट फर्म गई, क्योंकि ये इनवैलिड रीजन हैं। सिर्फ वैलिड रीजन के अंदर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इनवैलिड रीजन जिसके अंदर कोई इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट या कोई अनसेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन हो, या मैनेजमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई हो कि आप इसको रिव्यू एंगेजमेंट कर लें। रिव्यू का मतलब होता है लिमिटेड, जिसके अंदर स्कोप सब कुछ लिमिट हो जाता है। पहले ये ऑडिट थी, अब आप इसको रिव्यू एंगेजमेंट बना दें। भाई पूरी की पूरी नेचर ऑफ एंगेजमेंट ही चेंज करवा रही है मैनेजमेंट। क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि एंगेजमेंट लेटर के अंदर ही सब कुछ डिफाइन हो गया था। अब मैनेजमेंट क्यों कह रही है ड्यूरिंग ऑडिट कि आप ये चेंज कर लो? जरूर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है। कब चेंज एक्सेप्ट करना है? जब वैलिड रीजन होंगे। कब नहीं करना? जब इनवैलिड रीजन होंगे। इसके बाद अगर तो मैनेजमेंट एग्री करती है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे और मैं आपके साथ कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो ठीक है। अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही, मैनेजमेंट अटक गई कि नहीं भाई नहीं, इसको एक्सेप्ट करो जब ही मैं काम करूंगी, अगेन क्या होगा ये? स्कोप लिमिटेशन हो जाएगा। क्यों स्कोप लिमिटेशन? क्योंकि मैनेजमेंट एग्री ही नहीं कर रही। तो इस पूरे आइजा 210 के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी। वो दो चीजें क्या है ये हमें बताता है कि एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूंस के अंदर क्या करना है। एक तो ये कि प्री कंडीशन होनी चाहिए, दूसरा ये कि एग्रीमेंट ऑन एंगेजमेंट टर्म्स मस्ट बी क्लियर। अब प्री कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए और प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी चीज एंगेजमेंट के हिसाब से हमने पढ़ी कि क्या ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट आपसे कहे कि चेंजेस हैं तो आप वो चेंजेस एक्सेप्ट कर लो। कब वो एक्सेप्ट होंगी? जब जब वैलिड होंगी। और कब एक्सेप्ट नहीं होंगी? जब वो इनवैलिड होंगी। तो यहां तक आइजा 210 कंप्लीट हो गया। बट आइजा 210 के अंदर एक लिंकिंग है जो आइजा 200 से है। और वो लिंकिंग क्या है? अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि लोकल लॉ और आइजा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। जब भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उसके अंदर आपको लोकल लॉ को प्रिवेल करना होगा। इसको ऐसे ही समझो, एक तरफ आपके अपने अब्बा हैं और एक तरफ आपके दोस्त के अब्बा हैं। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आप किसकी बात मानोगे? जरूर अपने अब्बा की, ना कि अपने दोस्त के अब्बा की। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हल्की सी कोई जनरल आर्ग्यूमेंट हो बिटवीन लोकल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ? कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। जैसी तरह आपके अम्मी और आपके अब्बू के, आपके मदर और फादर के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुई। आपके फादर ने कहा सुबह 7 बजे उठ जाया करो। आपकी अम्मी कह रही हैं रात 10 बजे सो जाया करो। अब इन दोनों की बात को आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कहोगे जी प्यारी अम्मी प्यारे अब्बू, मैं आप दोनों की बात मानूंगा। तो इसी तरह जब भी ऐसी नॉर्मल सी चेंजेस हो, नॉर्मल सी आर्ग्यूमेंट हो बिटवीन लोकल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, तो यहां आपको दोनों को कंप्लाई करना है। बट जहां कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट के केस में ऑलवेज लोकल लॉ प्रिवेल। तो यहां तक आइजा 210 की डिस्कशन कंप्लीट हुई। अब हम आइजा की रीडिंग करेंगे जिसके बाद आपको फर्दर क्लैरिटी मिलेगी। आइजा की रीडिंग मैं थोड़ी स्पीड से करूंगा ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग और लिंकिंग डेवलप हो। लर्निंग ऑब्जेक्ट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशन। आइजा 210 हमें क्या बताता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ आइजा 210, द ऑडिटर शुड ओनली एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट। अब ये दो कंडीशन होंगी तो भाई एक्सेप्ट होगा। क्या है वो? प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर कंफर्म, अ क्लियर एग्रीमेंट एग्जिस्ट ऑन एंगेजमेंट। अब प्री कंडीशन क्या है? वो लर्निंग ऑब्जेक्ट नंबर 2 के अंदर है। Before accepting an audit, auditor must ensure that preconditions for audit are present. Preconditions क्या है? ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए और प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट, मतलब मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्री करे। मैनेजमेंट की वो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? देखो, फैक्टर्स टू कंसीडर इन डिटरमिनिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क। ये फैक्टर्स आपको डिटरमिन करने हैं ड्यूरिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क। टाइप ऑफ एंटिटी आप देखोगे, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखोगे और लीगल रिक्वायरमेंट देखोगे। ऐसा तो नहीं है कि लॉ ने ही बोला हो कि ये ही स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है। अगर तो लॉ ने बोला तो जी हुजूर करना है। अब इफ इश्यूज अराइज आफ्टर एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस हो गई उसके बाद कोई इश्यूज आए तो मैनेजमेंट में नीड टू एडॉप्ट अ न्यू फ्रेमवर्क। फिर इसके बाद हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क हैं जिनके अंदर जनरल पर्पस है और स्पेशल पर्पस है। इससे आप प्रॉपर नो हाउ है आपको। अब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट मस्ट मैनेजमेंट एक्नॉलेज। मतलब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन इंप्लीमेंटेशन करना और ऑडिटर को हर वो इंफॉर्मेशन देना जो ऑडिटर ने पूछी या मांगी हो। What happens if management refuses? The auditor must not accept the engagement. अब ये एक्सेप्शन है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर तो लॉ ने बोल दिया कि बेटा एक्सेप्ट करना है तो करना है।
अब scope limitations before audit acceptance. If management limits audit procedures to the extent that the auditor may need to issue a disclaimer. If management limits audit procedures to the extent that the auditor may need to issue a disclaimer. मतलब मैनेजमेंट ने ऑडिट के प्रोसीजर इतने लिमिट कर दिए कि ऑडिटर कुछ कर ही नहीं सकता. इस केस के अंदर ऑडिटर को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करना है. द एंगेजमेंट मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस लीगली रिक्वायर्ड. अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस. अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो ये है. व्हाट इफ प्री कंडीशंस आर नॉट मीट. अगर तो भाई प्री कंडीशन है ही नहीं तो कैसे तुम ऑडिट स्टार्ट करोगे. ना तुम्हारे पास फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, ना तुम्हारे पास प्रीमाइज है, तो मतलब ऑडिट तो हो ही नहीं सकता. अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ. अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ तो भाई फिर कुछ भी हो सकता है. अब इंटरनल कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की, ऑडिटर की क्या है? सिर्फ चेक करता है कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट. अब स्पेशल कंसिडरेशन फॉर स्मॉलर एंटिटीज. स्पेशल कंसिडरेशन. स्मॉलर एंटिटीज में रिलाई ऑन थर्ड पार्टीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स preparation. Regardless, management remains responsible for ensuring compliance with reporting standards. स्पेशल कंसिडरेशन फॉर स्मॉलर एंटिटीज का हमने कल भी डिस्कशन किया था कि यहाँ आइजा तो सेम रहता है लेकिन स्कोप और प्रोसीजर जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि एसएमई है. अब लर्निंग ऑब्जेक्ट नंबर 3, एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स. ये वो मैटर्स हैं जो मस्ट मस्ट मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये मैटर्स तो भाई आपने डिस्कस करने ही करने हैं. अब ये वाले वो मे ऑल्सो इंक्लूड, मतलब इसमें कमी बेशी हो सकती है. ऑडिट स्कोप डिटेल्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल लॉज एंड स्टैंडर्ड्स, कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिट रिजल्ट्स, रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट कैम, क्योंकि कैम लिस्टेड के अंदर आता है. जब हम रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड में रहेंगे वहां हम ये एक चीज अलग अलग डिफाइन करेंगे. Acknowledgement of audit limitations. Some statement may remain undetected due to inherent limitations. Audit plan and team composition, management responsibility, management duty, audit fee structure, मैनेजमेंट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट. तो ये एडिशनल मैटर्स हैं, या तो होते हैं या तो नहीं होते, लेकिन ये तो भाई होते ही होते हैं. अब ये वो आ गई एक्सेप्शन जिसका मैंने आपको बताया था. क्या ऐसी कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शंस टू अ रिटर्न एग्रीमेंट. इफ लॉ और रेगुलेशंस फुली डिफाइन एंगेजमेंट टर्म्स. अगर तो लॉ और रेगुलेशन ने एंगेजमेंट टर्म्स को फुली डिफाइन कर दिया तो अ सेपरेट एग्रीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि लॉ ने कह दिया तो फिर कह दिया, फिर तो उसके ऊपर आप कुछ कह नहीं सकते. हाउ एवर, अब ये एक्सेप्शन है. द ऑडिटर मस्ट डॉक्यूमेंट दैट मैनेजमेंट अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ क्या कह रहा है ऑडिटर? ऑडिटर एक डॉक्यूमेंट करेगा कि मैनेजमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड कर ली. अगर तो कर ली तो वैलिड. इफ ओनली सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कवर्ड बाय लॉ, द मिसिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एंगेजमेंट लेटर. मतलब कि लॉ ने जो स्पेसिफाई किया उसके अंदर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो नहीं डिफाइन हुई, तो उसको हम एंगेजमेंट लेटर में प्रेजेंट करेंगे. अब एंगेजमेंट फॉर सब्सिडरीज एंड डिवीजन. सब्सिडरीज लिंक करता है हमारे ग्रुप अकाउंट से जो आइजा 600 के अंदर, और डिवीजन अगर आपको याद हो ऑपरेटिंग सेगमेंट जो हम IFRS 8 है हमारा. इफ द ऑडिटर ऑडिट बोथ अ पेरेंट कंपनी एंड अ सब्सिडी, मतलब एक ही ऑडिटर है जो दोनों के ऑडिट कर रहे हैं, दे शुड डिसाइड वेदर टू इशू अ सेपरेट एंगेजमेंट लेटर बेस्ड ऑन. या तो आप सेपरेट एंगेजमेंट लेटर दोगे या तो नहीं दो. अगर तो दे रहे हो तो वो आप डिफाइन करोगे और सिलेक्ट करोगे इन 3 से 4 फैक्टर्स के ऊपर. कौन सब्सिडरी ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है, वेदर सेपरेट रिपोर्ट इज नीडेड. ऐसा तो नहीं है कि सब्सिडरी का ऑडिटर जो है सब्सिडरी के कोई क्लाइंट के बंदे अपॉइंट कर रहे हैं, या पेरेंट कंपनी का ऑडिटर ही जो है सब्सिडरी का ऑडिटर के अपॉइंट कर रहा है. लीगल ऑडिट अपॉइंटमेंट रूल्स कोई ऐसे हो, ओनरशिप लेवल ऑफ द पेरेंट कंपनी, सब्सिडीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पेरेंट कंपनी. तो ये सारी चीजें होंगी जो आपको बताएंगी या तो सेपरेट इशू रिपोर्ट, सॉरी सेपरेट एंगेजमेंट लेटर इशू करना है या नहीं करना. अब है रिकरिंग ऑडिट. रिकरिंग ऑडिट का मैंने आपको क्या बताया कि ऑलरेडी लास्ट ईयर आप ऑडिट कर रहे चुके हो, अब इस साल दोबारा कर रहे हो, तो ये देखोगे कि सेपरेट एंगेजमेंट लेटर देना है या नहीं देना. अगर तो देना है तो वो किस बेस के ऊपर दोगे? जब वो ये चीजें होंगी, ये फैक्टर्स होंगे. ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, आप एडिशनल रीड कर सकते हो. अब ये लर्निंग ऑब्जेक्ट नंबर 5 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बी अटेंटिव. एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन चेंजिंग ऑडिट टर्म्स. रिस्ट्रिक्शन ऑन चेंजिंग, ये रिस्ट्रिक्शंस है, अगर ऐसी कोई चेंजेस आ जाए तो उसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस है. एन ऑडिटर मस्ट नॉट एग्री. An auditor must not agree to changes in audit terms without a valid reason. Valid reason क्या है? अगर तो याद हो तो मैंने बताए थे कि चेंज इन स्कोप ऑफ द बिजनेस, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो नेचर ऑफ द ऑडिट. If management requests to reduce the level of assurance means from audit to review, the auditor must evaluate if the request is reasonable. Any changes must be documented in an engagement letter or other written agreement. या तो आप उसको engagement letter में बता दो या other agreement के according बता दो. If an auditor cannot accept the change and management refuses to proceed with the original engagement, the auditor must, देखो scope limitation हो गई, withdraw from the engagement if legally allowed. Determine if they must report the situation to governance owners or regulators. क्या बताएगा भाई? यही चीज बताएगा कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है चेंज करने की, जो मैंने नहीं करा तो मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया. एग्जेम्पटिव. इफ अ कंपनी रिक्वेस्ट अ चेंज इन ऑडिट टर्म्स, ऑलवेज चेक इफ द रीजन इज वैलिड बिफोर एग्रीइंग. इफ द चेंज इज ड्यू टू मैनेजमेंट ट्राइंग टू अवॉइड अ क्वालिफाइड ओपिनियन, ओपिनियन के रिलेटेड चेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. Reasons for changing audit terms, valid reasons. Changes in company requirements, misunderstanding about the nature of the audit. अगर ये दो reasons होंगे तो valid होंगे.
इनवैलिड रीजंस, प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अनसेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई भी रीजन होगा वो इनवैलिड होगा क्योंकि ये स्कोप लिमिटेशन और मिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आता है। रिक्वेस्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट इंस्टेड ऑफ एन ऑडिट टू अवॉइड अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो अगर इनवैलिड रीजन होंगे तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। अब रिक्वेस्ट टू चेंज टू अ रिव्यू और रिलेटेड सर्विस बिफोर एग्रीइंग टू अ लोअर लेवल एंगेजमेंट, लोअर लेवल का मतलब है ऑडिट से रिव्यू, द ऑडिटर मस्ट एनालाइज लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, इफ द ऑडिटर एग्रीज टू द चेंज एनी प्रायर ऑडिट वर्क में स्टिल बी यूजफुल। मतलब यहाँ लॉ कहता है कि चलो आप ऑडिट की अब यहाँ जरूरत नहीं है, आप रिव्यू एंगेजमेंट कर लो, तो जितना भी पिछला काम करा होगा वो स्टिल यूजफुल रहेगा। द न्यू एंगेजमेंट मीन्स द रिव्यू एंगेजमेंट रिपोर्ट मस्ट नॉट रेफरेंस द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट any previous audit procedures unless part of an agreed upon procedures engagement। मतलब जो आप न्यू एंगेजमेंट दोगे, रिव्यू एंगेजमेंट दोगे, वो रिव्यू होगी, वो लिमिटेड होगी, वो ऑडिट नहीं होगी, तो उसके अंदर आप ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट का रेफरेंस नहीं दोगे, ना ही उससे रिलेटेड कोई प्रोसीजर्स बताओगे, अनलेस वो प्रोसीजर्स एग्रीड अपॉन, मींस कंपाइलेशन के रिलेटेड हो। कंपाइलेशन क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब हमारे आइजा ई के अंदर है, जो हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ इनके छोटे छोटे से रेफरेंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये है लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट, एडिशनल कंसिडरेशंस इन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। बिल्कुल समझना, ये सिर्फ प्लेन रीडिंग है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, अगर इसकी रीडिंग ही कर ली तो ही आप समझ जाओगे। अब देखो, ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन, अगर ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन हो तो क्या करना है। सम लॉ मैंडेट अ स्पेसिफिक ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट दैट मे डिफर फ्रॉम आईसास, हर कंट्री की, हर जुरिस्डिक्शन की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो पैराग्राफ मैंडेटरी होता है कि आपको इन लॉ के अकॉर्डिंग पैराग्राफ भी इंक्लूड करने हैं, और फिर वो उस कंट्री के ऑडिटर को करनी पड़ती है। अब इस केस के अंदर क्या होगा, देखो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवेलुएट इफ यूजर्स माइट मिसअंडरस्टैंड एश्योरेंस, ऑडिटर को देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूजर जो है वो इसको मिसअंडरस्टैंड कर गए हो। दूसरी चीज, डिटरमिन इफ एडिशनल एक्सप्लेनेशन कैन प्रिवेंट कंफ्यूजन, मतलब जो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो क्या वो कंफ्यूजन को रोक सकती है या नहीं। इफ यस, इंक्लूड एक्सप्लेनेशन इन द ऑडिटर रिपोर्ट, इफ नो, अगर तो नहीं रोक रही, डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस लीगली रिक्वायर्ड, इफ एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ऑडिटर शैल नॉट स्टेट कंप्लायंस विद आइजास एंड रिपोर्ट। इसका क्या मतलब है, अगर तो आपने एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे दी, स्टिल वो कंफ्यूजन को प्रिवेंट नहीं कर रही, तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन अगर वो रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो फिर आपने एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखना कि ये रिपोर्ट कंप्लाई कर रही है एज पर आइजा, क्योंकि यहां तो आप लोकल लॉ को फॉलो कर रहे हो, लोकल लॉ प्रिवेल ओवर आइजा, तो यहां आप ये नहीं, कंप्लाई विद आइजाज हम ओनली, हम जब लिखते हैं सिर्फ जब हमने ओवरऑल आइजा को कंप्लाई किया हो, ये हमने कल आइजा 200 में भी पढ़ा था। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन, अभी तक प्री कंडीशन के अंदर हम सिर्फ पढ़ रहे थे रिक्वायर्ड बाय लॉ, अब यहां उसके ऊपर डिस्कशन आ गई है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन, गौर से समझना। इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल, मींस जो फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग, अब क्या करना है। कंडीशंस टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, कंडीशंस क्या है जिसके अंदर आप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करोगे, इवन दो द फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट लॉ ने कहा है कि भाई करना है। अब ये कंडीशंस है। मैनेजमेंट एग्रीज टू एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट एग्री करेगी कि वो रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करेगी ये चीज, क्यों, ताकि यूजर्स मिसलीड ना हो, यूजर्स को पता हो कि ये फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है। एंगेजमेंट टर्म्स मस्ट कंफर्म, जो एंगेजमेंट टर्म्स होगा उसके अंदर ये चीज लिखी जाएगी। द ऑडिट रिपोर्ट विल इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ईओएमपी क्या होता है, ईओएमपी दिया जाता है रिपोर्ट के अंदर जब एक ऐसा डिस्क्लोजर हो जो जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो उस डिस्क्लोजर को डिस्क्लोज करने के लिए ईओएमपी दिया जाता है रिपोर्ट के अंदर। द ओपिनियन विल नॉट यूज फ्रेजेस लाइक ट्रू एंड फेयर व्यू, अब देखो भाइयों देखो, द ओपिनियन विल नॉट यूज फ्रेजेस लाइक ट्रू एंड फेयर व्यू, अब यहां हम ये नहीं लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है ही मिसलीडिंग, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बावजूद हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एंगेजमेंट को क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, लेकिन ओपिनियन के अंदर हम ये नहीं लिखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, बहुत ज्यादा खिचड़ी है। तो कब समझ आएगी, जब इसको रीडिंग करोगे, जब इसको रीडिंग करोगे। एक लेआउट बनाओ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन लॉ ने बोला है कि एक्सेप्ट करना है, इस एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना है, अब क्या करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे कि ये कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 क्या है, मैनेजमेंट एग्री करेगी कि वो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देगी, क्यों, टू प्रिवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग। दूसरी चीज,
एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर कंफर्म होगा कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ईओएमपी का पैराग्राफ आएगा, और ओपिनियन विल नॉट यूज फ्रेज, ओपिनियन के अंदर ये वर्डिंग नहीं आएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इफ दीज कंडीशंस आर नॉट मीट, अगर ये कंडीशन ना मीट हो तो इवैल्यूएट, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो, इवैल्यूएट इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, देखोगे कि मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना इंपैक्ट है, बड़ा है या छोटा है। इंक्लूड रेफरेंस ऑफ दिस मैटर इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यहां भी ये नहीं बोला कि एक्सेप्ट नहीं करो, अभी भी एक्सेप्ट है अगर कंडीशंस मीट ना भी हो। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सप्लीमेंटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, सप्लीमेंटेड का मतलब है एडिशनल थिंग। Some jurisdictions add legal requirements to financial reporting standards. Auditor must identify conflict and determine how to address them. अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सप्लीमेंट बाय लॉ और रेगुलेशन होगी। अब इसके क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स समझ गए तो सब समझ गए। स्टेप्स फॉर द ऑडिटर, चेक फॉर कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले आप कॉन्फ्लिक्ट देखोगे। डिटरमिन इफ लीगल रिक्वायरमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अगर तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि आईएफआरएस या गैप का कॉन्फ्लिक्ट है लोकल लॉ लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर, फिर क्या करोगे, डिस्कस करोगे किससे, मैनेजमेंट से। इफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट मतलब अभी तक कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सप्लोर टू पॉसिबल सॉल्यूशंस, टू पॉसिबल सॉल्यूशन नंबर वन, इफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व थ्रू एडिशनल डिस्क्लोजर, मतलब एक एडिशनल डिस्क्लोजर देने से अगर तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है तो आप एडिशनल डिस्क्लोजर दो। वो एडिशनल डिस्क्लोजर क्या होगा, मैनेजमेंट शैल इंक्लूड एडिशनल डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब मैनेजमेंट यही बताएगी कि लोकल लॉ के हिसाब से ये और रिपोर्टिंग के हिसाब से ये। लीगल एडिशंस, लीगल मतलब लोकल लॉ की एडिशन विल बिकम पार्ट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कैसे देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। अब कई जगह पे कंपनीज एक्ट है, कई जगह पे कंपनीज ऑर्डिनेंस है, समझो, तो ये स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, ये जो वर्डिंग है एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट, ये लीगल लॉ की बात हो रही है उस स्पेसिफिक कंट्री की। अब इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर या कहीं और अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, वहां कंपनी ऑर्डिनेंस होगा या कुछ और होगा, तो आपको वो उस हिसाब से लिखना होगा। ऑफ एक्स वाई जेड कंट्री, पॉसिबिलिटी सिचुएशन नंबर टू, इफ कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू एडिशनल डिस्क्लोजर, भाई एडिशनल डिस्क्लोजर से भी नहीं रिजॉल्व हो रहा, अब क्या करना है, मैनेजमेंट शेल अमेंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एफआरएफ, अब यहां मैनेजमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डिस्क्रिप्शन को चेंज करेगी, कैसे, अब देखना। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अब यहां से इंटरनेशनल हटा दिया गया है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन एबीसी कंट्री एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी एक्ट। अब यहां आप इंटरनेशनल का रेफरेंस नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हो, अमेंड कर रहे हो, आप उसी कंट्री के अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट का रेफरेंस दे रहे हो। अब इंडिया के अंदर जैसे एस ए, बाकी स्टैंडर्ड्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो अब यहाँ इंटरनेशनल का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, जबकि यहाँ इंटरनेशनल का वर्ड यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि एडिशनल डिस्क्लोजर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा था, बट यहाँ कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही नहीं हो रहा, समझने की बात है। ये जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट है, लर्निंग ऑब्जेक्ट नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना ज़्यादा हो सके रीड करें, अगर फिर भी कोई इशू है तो प्लीज़ डिस्कस विद मी। नाउ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, आज के पूरे आइजा 210 के अंदर जो चीज़ आपको याद करनी है, एक चीज तो आपको एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स हैं वो याद करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर लिस्ट डाउन के लिए पूछ सकता है। दूसरा, आपको जो मैंने मैटर्स बताए थे एक्सेप्टेंस और कंटिन्यू के अंदर, वो आपको याद करने हैं। लास्ट थिंग आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। A valid framework ensures financial statements provide useful information to users it must exhibit। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई मेरी इस क्लास के अंदर ये ग्रेड आएगा, उस ग्रेडिंग सिस्टम का एक क्राइटेरिया होता है कि आपके 70 मार्क्स आएंगे, आपके 80 मार्क्स आएंगे तो आपका ग्रेड ए बनेगा, ग्रेड ए प्लस बनेगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का हम कैसे कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है, भाई उसका भी एक क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया ये रेलिवेंस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। रेलिवेंस का क्या मतलब है, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो रेलिवेंट हो, रेलिवेंट टू द एंटिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस बता रही हो। फॉर बिजनेसेस दिस इंक्लूड्स प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो, ऐसा ना हो कि सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन बता रही हो, कैश फ्लो का पता ही नहीं। कंप्लीटनेस, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एक एक चीज को, एक एक इंफॉर्मेशन को डिटेल के अंदर बताए, ये ना हो कि कुछ चीजें बताई जा रही हैं कुछ छुपाई जा रही हैं। रिलायबिलिटी क्या हो, रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, इंश्योर कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, मतलब जो भी चीज हो उसके पीछे एक रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस हो। न्यूट्रलिटी, इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम बाइस, क्योंकि जहां जहां बाइसनेस आ गई वहां रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन आ गया। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इजी टू इंटरप्रेट। अब मैं ऐसे बोल दूं, इन्फॉर्मेशन
क्या ये समझ में आई है? बिल्कुल भी नहीं समझ में आई है। तो इसी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसी कंसाइज भी इतनी ना हो, क्लियर हो, कंसाइज हो एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो दोस्तों, यहां तक आइजा 210 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आइजा 210 के पास पेपर्स करेंगे और फिर दूसरा स्टैंडर्ड आइजा 230 की पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर हम आइजा की रीडिंग करेंगे। तो इसी तरीके से ये पूरी सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। एक वीक के अंदर हम 3 से 4 स्टैंडर्ड कवर करेंगे विद पास पेपर प्रैक्टिस, ताकि ना ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर आए ना मेरे ऊपर आए। हम विद पास पेपर प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज पास पेपर प्रैक्टिस, कंप्लीट कोर्स 1 और 1.5 मंथ के अंदर कवर कर लें, ताकि उसके बाद हम सीबी के ऊपर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। अब तक 2 लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसने आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग दी होगी अबाउट ऑडिट। आज का जो लेक्चर था इसमें हमने एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट कर दिया है। आज के लेक्चर के अंदर हमने इनिशियल स्टेज जो कि एक्सेप्टेंस से रिलेटेड था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। ये 2 लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे वो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड तो करूंगा, बट वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एक्सेस दिया जाएगा जो इनरोल होना चाहते हैं। मैं एक ही स्टूडेंट के साथ कंटिन्यू कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बट वो होना चाहिए जो इस कोर्स को पढ़ना चाहता है और मुझे फॉलो करना चाहता है, ताकि वो ईजिली इस पेपर में पास हो सके। मुझे नहीं चाहिए कि 10, 15, 20 जो भी स्टूडेंट्स हों वो इस कोर्स के अंदर है। भले एक स्टूडेंट हो लेकिन वो पढ़ने वाला हो। बाकी अगर आप लोगों ने इस कोर्स में इनरोल होना है तो आप सिंपली मुझे कांटेक्ट करें। फीस रिलेटेड इश्यूज जो भी होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब तक मैंने अपने FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस और AA इन 4 सब्जेक्ट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं यूट्यूब पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बट इस कोर्स के लिए मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को इंटरटेन करूंगा जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। वी विल मीट विद another lecture. Till then, take care and goodbye.